सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रतीक क्लासिकल गुरुजी को और पाइए सबसे तेज जीके अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे वन लाइनर जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोड़ी दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा के उत्तर या फिर दक्षिण में जो कोड़ी दूरी होती है वो अक्षांश कहलाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? दोस्तों, धरातल पर जो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है वो टोटल 111 किलोमीटर के बराबर होती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? दोस्तों, जो भूमध्य रेखा के अतिरिक्त जो अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी की दो बराबर जो अक्षांश वृत्त है वो मालागासी से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? दोस्तों, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वो काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? दोस्तों, जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त होती है वो मालागासी से होकर जाती है। वो काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है वो क्या कहलाती है? जो रेखा भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। वहीं बात करें दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे गोरे के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय अंतराल होता है वो टोटल 4 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर जो रात होता है वो दिन होता है वो समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर की जो सबसे अधिक दूरी होती है वो विषुवत रेखा पर होती है। और वहीं बात करें कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो टोटल अक्षांशों की संख्या 180 है। और टोटल देशांतरों की संख्या की बात करें तो ये 360 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के समांतर जो कल्पित रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। और वहीं बात करें पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है? दोस्तों, जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। दोस्तों, ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड है, यानी कि एक तरीके से कह ले तो उसका सार है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 डिग्री जो देशांतर रेखाएं होती हैं उन्हें ग्रीनविच रेखा कहते हैं। वही बात करें पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? दोस्तों, पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है वो 19 डिग्री होता है। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? दोस्तों, दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में जो अंतर होगा वो टोटल 4 मिनट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? सिंगापुर जो शहर है वो भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? दोस्तों, जो देशांतर रेखाएं होती है वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। भूमध्य रेखा की ओर जाने वाले देशांतरों के बीच की दूरी पर जो प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है? दोस्तों, भूमध्य रेखा की ओर जाने वाले जो देशांतरों के बीच की दूरी होती है वो बढ़ जाती है। वहीं बात करें भूमध्य रेखा से ऊपर 0 से 19 डिग्री क्या कहलाता है? जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 19 डिग्री का जो कोण होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो भूमध्य रेखा से नीचे 0 से 19 डिग्री का जो कोण कहलाता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा होती है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के सबसे निकट होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है। दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है वो समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण होता है। दोस्तों, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के जो विचलन का कारण है वो एलुसियन द्वीप समूह होता है। वहीं बात करें, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजाओ तो भारत का मानक समय उस समय क्या होगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजाओ तो भारत का जो मानक समय होगा वो 5:30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। दोस्तों, पृथ्वी को टोटल 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। वहीं बात करें भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से लिया गया है। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है। दोस्तों, जो भारत का मानक समय वो इलाहाबाद के निकट नैनी से लिया गया है। ये सभी वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर होता है। दोस्तों, भारत का जो मानक समय और ग्रीनविच का जो मानक समय होता है उनमें जो टोटल अंतर होता है वो 5.5 घंटे का होता है, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है। दोस्तों, भारत की जो सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में विचलन होता है वो टोटल 4 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ग्रीनविच किस देश में स्थित है। दोस्तों, जो ग्रीनविच है वो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। वहीं बात करें एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच टोटल कितना अंतर होता है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच टोटल 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है। दोस्तों, संपूर्ण विश्व का जो प्रमाणिक समय वो 0 डिग्री देशांतर होता है। वहीं बात करें 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं। 24 घंटे में सूर्य के सामने टोटल 360 देशांतर गुजर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा होती है वो आर्कटिक सागर वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है। दोस्तों, विश्व को टोटल 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। और बात करें भारत को किस समय जोन में रखा गया है। भारत को समय जोन 1 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस स्थान पर प्रमाणिक समय वो स्थानीय समय समान होता है। इलाहाबाद के निकट जो नैनी शहर है उसमें जो प्रमाणिक समय और स्थानीय समय है वो समान होता है। इसलिए भारत का जो प्रमाणिक समय यानी कि मानक समय लिया गया है वो इलाहाबाद के निकट नैनी से लिया गया है। ये तो थे जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों, जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था उसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। पुर्तगाल ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। वहीं बात करें वास्को डी गामा भारत कब आया था। दोस्तों, वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था और ये पुर्तगाल का निवासी था जो सबसे पहले कालीकट उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। गोवा, दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था।
दोस्तों गोवा, दमन व द्वीप का जो उपनिवेशीकरण किया गया था वो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? अंग्रेजों ने अपनी जो प्रथम कंपनी लगाने के लिए अनुमति प्राप्त की थी, उस समय जो शासक थे वो जहांगीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था? दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम पेरिस की संधि था और ये जो युद्ध हुआ था वो 1756 से 1763 के बीच हुआ था। ये युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और इसके बाद भारत में जो फ्रांसीसी शक्ति थी वो लगभग समाप्त हो गई थी। दोस्तों क्लाइव एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दूरदर्शी सैनिक था। उसने 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम से संधि करके बंगाल में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। क्लाइव को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? दोस्तों जब वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पे उतरा था तो उसका स्वागत वहां के राजा जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? दोस्तों ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी। वहीं बात करें किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी जो अपनाई गई थी वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा अपनाई गई थी। वहीं अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ये सभी क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए और बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? दोस्तों पुर्तगालियों का भारत में जो पहला गवर्नर था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। वहीं बात करें भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? दोस्तों भारत आने वाला जो प्रथम डच नागरिक था वो कॉर्नेलिस ड हस्तमान था। वहीं बात करें डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? डचों ने गोवा पर आक्रमण 1639 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? दोस्तों डुप्ले जो भारत का फ्रेंच गवर्नर बना था वो 1742 में बना था। वही बात करें जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी जो सर थॉमस रो के साथ जहांगीर के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आगरा वो सिकरी पहुंचने वाला जो प्रथम अंग्रेज व्यापारी था वो कौन था? दोस्तों आगरा वो सिकरी पहुंचने वाला जो अंग्रेज व्यापारी था वो रॉल्फ फिश था। वहीं बात करें डचों ने पहली अपनी जो फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? भारत का जो मुंबई शहर है वो द्वीप पर निर्मित है। वहीं बात करें पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? दोस्तों पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी थी वो कोचीन में खोली थी। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कब लगाई? दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1612 ईस्वी में लगाई थी। यानी कि दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई थी तो उस समय जो शासक था वो अकबर था और अंग्रेजों ने जब अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी और उस समय का जो शासक था वो जहांगीर था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? दोस्तों शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने किया था? यानी कि प्रिंटिंग प्रेस। भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी और इन्होंने ही तंबाकू की खेती भी सिखाई थी। वहीं बात करें इंटरपोल कौन थे? दोस्तों इंटरलोपर्स जो थे वो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में एक सामुद्रिक लुटेरे हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? दोस्तों उस समय भारत का जो बादशाह था वो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? 1954 ईस्वी में भारत
फ्रांस की सरकार ने भारत में जो स्थित जितनी भी फ्रांसीसी बस्तियां थी उसका अधिकार भारत सरकार को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वाडिवास का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, वाडिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। वहीं बात करें प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी। दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में पड़ी थी। वहीं बात करें भारत में जो सबसे पहले डाक टिकट लागू किया गया था वो 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी को अर्ल ऑफ डलहौजी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन था। दोस्तों, अवध के स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक था वो सादत खान बुरहान उन मुल्क था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है। सुरक्षा जो प्रकोष्ठ नीति हो वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था। राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। दोस्तों, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। वही बात करें स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था और सहायक संधि प्रणाली का जो जनक था वो लॉर्ड वेलेस्ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था। दोस्तों, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़कर सुनाया गया था। वहीं बात करें रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। दोस्तों, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करने वाला जो शासक था वो मीर कासिम था। वहीं बात करें बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। दोस्तों, बक्सर का युद्ध जब हुआ था उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। दोस्तों, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो तथा मुगल और नवाबों की सेनाओं के बीच हुआ था, जिसमें एक तरफ अंग्रेजी सेना वहीं दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी, जिसके फलस्वरूप 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी। आइए अब हम देखते हैं इलाहाबाद की संधि की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, बक्सर का युद्ध जब समाप्त हुआ था तो क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ क्रमशः इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि की थी। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के फलस्वरूप कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी और जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि थी वो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी और ये संधि थी वो क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब युद्ध हुआ था तो उस समय जो अंग्रेजी शासक अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो था और जब संधि हुई थी तो संधि क्लाइव के समय की गई थी। यानी कि ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं और इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। वहीं बात करें ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय हुआ था। दोस्तों, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का जो अंत हुआ था वो डफरिन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठगों का दमन किसने किया था। दोस्तों, ठगों का दमन कर्नल स्लीमेन ने किया था। वहीं बात करें किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। चूड़ामन यानी कि चूड़ामन, इन्होंने ही ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह थे। वहीं बात करें रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? दोस्तों, रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि लाहौर को अपने अधिकार में लेने के बाद धारण की थी। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? दोस्तों, जो अमृतसर की संधि थी वो सतलज नदी के दोनों ओर राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? दोस्तों, लॉर्ड एनलबरो जो कि गवर्नर जनरल थे उस टाइम भारत के, उनके समय में सिंध का जो विलय था वो अंग्रेजी राज्य में किया गया था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों, सिंध विजय का जो श्रेय है वो सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। वहीं बात करें भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? दोस्तों, भारत में जो सहायक संधि का जन्मदाता था वो डोपले था, और सबसे ज़्यादा सहायक संधि का जो प्रयोग किया था यानी कि इसे सुनिश्चित वो व्यापक स्वरूप देने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड वेलेस्ली को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, पंजाब के जो राजा रणजीत सिंह थे उनकी राजधानी लाहौर थी। वहीं बात करें गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? गोद प्रथा जो प्रतिबंध था वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लगाया गया था। दोस्तों, इसे वैकपत सिद्धांत या फिर लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या फिर गोद प्रथा निबंध की नीति कहते हैं। और इस नीति के तहत सबसे पहले सतारा जो कि महाराष्ट्र में स्थित था 1848 में इसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, जब 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था तो इसे इसकी साम्राज्यवादी नीतियों के लिए याद किया जाता था। दोस्तों, गवर्नर जनरल बनते ही उसने अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार शुरू कर दिया था, और इसके लिए उसने टोटल 3 नीतियां बनाई थी, जिसमें युद्ध की नीति यानी कि युद्ध कर और अपनी सीमाओं का विस्तार करना। उसके पश्चात कुप्रशासन की नीति यानी अपने सहयोगी राज्यों पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर उन्हें अधिकृत कर लेना, और इसके तहत अवध राज्य को सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य में शामिल किया था। वहीं तीसरी नीति की बात करें तो यह वैकपत का सिद्धांत यानी कि गोद प्रथा का सिद्धांत था, जिसमें उत्तराधिकारी न होने पर राज्य को अंग्रेजी सरकार में मिला लिया जाना था। वहीं अपनी तीसरी नीति के तहत यानी कि राज्य की हड़प नीति या गोद प्रथा निबंध की नीति के तहत सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने सतारा महाराष्ट्र को 1848 में अंग्रेजी राज्य में मिलाया था। उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, बुंदेलखंड तथा ओडिशा को 1849 में और उदयपुर को 1852, झांसी को 1853, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? दोस्तों, डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन 1616 ईस्वी में हुआ था। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। वही बात करें किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। वहीं बात करें टैक्सी एक्ट यानी कि काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों, जो टैक्सी एक्ट था यानी कि काश्तकारी जो अधिनियम लागू हुआ था वो 1822 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधार के लिए माना जाता है? विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल है उसे शिक्षा सुधार के लिए माना जाता है। वहीं बात करें कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी?
दोस्तों कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। वहीं बात करें बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। बालिका हत्या पर जो प्रतिबंध था वो 1830 ईस्वी में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। दोस्तों लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। वहीं बात करें इनाम कमीशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इनाम कमीशन की जो स्थापना है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों संपत्ति के अपवहन का जो सिद्धांत था उसे दादाभाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। वहीं बात करें भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों भारत में जो टेलीग्राफ लाइन है वो कलकत्ता व आगरा के बीच शुरू की गई थी। और भारत में जो पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी। दोस्तों भारत में पहली जो सूती वस्त्र मिल थी वो मुंबई में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी। भारत में जो अंग्रेजों की लूट हुई थी वो प्लासी के युद्ध के बाद शुरू की गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी। दोस्तों भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन है वो जेम्स क्लार्क द्वारा बिछाई गई थी। उसके बाद जो प्रथम रेल चली थी वो 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी, जिसकी टोटल लंबाई 53.85 किलोमीटर थी और इसे लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाया गया था। आइए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। दोस्तों इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें पूरे राजस्व का 1989% जो कर है वो कर दिया जाता था। वहीं बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था की तो इसे रीड और मुनरो द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें पूरे राजस्व का 50% कर वसूला जाता था। वहीं बात करें महलवाड़ी व्यवस्था की तो इसे हॉल्ट मैकेंजी द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ था। दोस्तों भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ जमींदार को प्राप्त हुआ था। वहीं बात करें किसके द्वारा, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। वहीं बात करें पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी जो प्रथा थी वो 1822 ईस्वी में लागू की गई थी। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों अंग्रेजी शासन में अफीम उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र था वो बिहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। दोस्तों नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण के जो लेखक थे वो दीनबंधु मित्र थे। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया गया था। अंग्रेजों द्वारा जो प्रथम कहवा बागान था वो वायनाडा जनपद में लगाया गया था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी। दोस्तों भारत में अंग्रेजों के समय जो प्रथम जनगणना शुरू की गई थी उस समय जो कार्यकाल था वो लॉर्ड मेयो का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। सर थॉमस जो मुनरो थे वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का 89% राज्य को देना तय हुआ था और रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत 50% जो राजस्व का था उसे राज्य को देना तय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था। दोस्तों भारत में भारतीयों द्वारा स्थापित जो प्रथम बैंक था वो अवध कमर्शियल बैंक था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में शुरू हुआ था। वहीं बात करें रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था।
रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट 1924 में एजवर्थ आयोग द्वारा लागू किया गया था, लेकिन बाद में विवेक देवराय समिति द्वारा रेल बजट को विलय कर दिया गया था वापस से आम बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन थे? दोस्तों, इस किताब के लेखक दादाभाई नौरोजी थे। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी? भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना 1850 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या फिर जननी की संज्ञा किसने दी थी? दोस्तों, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या फिर जननी की जो संज्ञा दी थी वो कार्ल मार्क्स थे। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में जो पहली पटसन मिल थी वो रिसरा बंगाल में स्थापित की गई थी। वहीं बात करें सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार राज्य में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1921 के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली थी? भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति 1833 ईस्वी में मिली थी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक रमेश चंद्र दत्त थे। वहीं बात करें 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया था? दोस्तों, कलकत्ता में मदरसा 1772 में स्थापित किया गया था। वहीं बात करें पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? दोस्तों, पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा अंग्रेजी भाषा में किया गया था। वहीं बात करें गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ की गई थी? दोस्तों, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कलकत्ता व आगरा के मध्य स्थापित की गई थी। वहीं बात करें बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक जोनाथन डंकने थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने की थी। वहीं बात करें अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से 1761 ईस्वी में छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी वॉरेन हेस्टिंग्स था। वहीं बात करें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था और भारत का जो अंतिम वो प्रथम गवर्नर जनरल था भारतीय वो श्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्य हड़प की नीति या फिर राजक्षय किसके द्वारा लागू की गई थी? दोस्तों, राज्य हड़प की जो नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे? दोस्तों, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले सतारा जो कि महाराष्ट्र में 1948 में इसे हड़पा गया था। उसके बाद झांसी, नागपुर, जयपुर, अवध और संबलपुर राज्य थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का जो प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था और 5857 की जो क्रांति हुई थी वो इसके समय पे हुई थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तीसरा जो कर्नाटक आंग्ल मैसूर युद्ध था उसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि की थी और ये युद्ध 1781 से 1782 के बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। वहीं बात करें 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? दोस्तों, 1727 ईस्वी में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था?
प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और यह युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों तथा अवध व मुगल शासक के बीच हुआ था। इसके फलस्वरूप 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें क्लाइव ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी। सुगौली की जो संधि थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टम में हुई थी। वहीं बात करें सती प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी। दोस्तों, सती प्रथा के उन्मूलन में विलियम बेंटिक की प्रमुख भूमिका थी, जिसे राजा राममोहन राय द्वारा किया गया था। वहीं बात करें क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था। बंगाल का गवर्नर क्लाइव को 1757 ईस्वी में बनाया गया था।